अब जब जांच होगी तब पता चलेगा कि कौन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, और वो सारे लोग कहीं कोई गवर्नमेंट में भी होगा, कोई प्राइवेट। नहीं, पार्टी में डिफरेंस इसलिए है कि पार्टी की सिस्टम में बाहर से लोग आते हैं। गुजरात में ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया है, बीजेपी के आने के बाद प्रोहिबिशन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, फिर भी कहीं एबेरेशन होते हैं तो सरकार एक्शन लेती है। नमस्कार, अनदर इलेक्शन शो का कारवां इस समय गुजरात के अहमदाबाद में है। हमारे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी गुजरात इकाई के चीफ स्पोक्सपर्सन और नेशनल हाउसिंग बैंक के डायरेक्टर यमल व्यास जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका न्यूज़ लॉन्ड्री पर। आप ट्रेनिंग वाइज पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, इकोनॉमिक्स पर आपकी पकड़ रही, मैंने सुना काफ़ी सारे लोगों ने आके बताते हैं कि आपके कॉलम्स भी छपते रहे हैं इकोनॉमिक्स के डिफरेंट मसलों पर आज हम जो बात करेंगे वो राजनीति के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि चुनाव के बीचों बीच हमारी मुलाकात हो रही है। एक छोटा सा आंकड़ा मैं रखना चाह रहा था, क्योंकि गुजरात के नज़रिए से ये कहा जाता है कि भाई बहुत मजबूत है भारतीय जनता पार्टी, तो ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 38 सिटिंग जो विधायक थे उनका टिकट पार्टी ने काट दिया, और 5 उसमें से मंत्री लोग भी थे। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है कि 7 कांग्रेस के जो बाहर से लोग आए थे उनको पार्टी ने टिकट दिया। तो ये जो बात है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में बड़ी मजबूत है और 27 साल से सत्ता में है, उसके बाद पार्टी को इतने सारे लोगों की टिकट हटाने की, काटने की नौबत क्यों आई? देखिए, पहले तो जो 38 लोगों का टिकट काटा है वो एक्चुअली 38 लोगों को बदल दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने उनमें से ऑन देयर ओन कहा था कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। अच्छा। पर और हर वक्त ये आगे के इलेक्शन का भी आप रिकॉर्ड देखेंगे तो 30-35 लोग बदल जाते हैं हर वक्त। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई खास कोई ऐसा उसका कारण नहीं है, रूटीन प्रोसेस है। कई लोग एज के कारण लड़ना नहीं चाहते हैं, कई लोगों को पार्टी विनेबिलिटी के हिसाब से देखती है तो बदल देती है कैंडिडेट। परंतु ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाई पार्टी इनसिक्योर फील करती थी इसलिए हुआ है। और जो कांग्रेस से आए हैं वो भी अगर विनेबिलिटी के क्राइटेरिया में फिट होते हैं पार्टी के, अदरवाइज इफ दे फिट इनटू द सिस्टम, तो उनको टिकट दिया गया है। तो हम कांग्रेस से आता है कोई तो हम फिर बीजेपी का ही हो जाता है, हमारे लिए अलग नहीं। तो वो जो कहा जाता था कि पार्टी विद डिफरेंस वाला जो नारा था भारतीय जनता पार्टी, वो बदल चुका। अब तो जो आए सबको, मतलब कांग्रेस पार्टी में डिफरेंस इसलिए है कि पार्टी की सिस्टम में बाहर से लोग आते हैं, पार्टी बड़ी हो रही है, पार्टी का जो कोर आइडियोलॉजी है उसमें बदलाव नहीं हुआ। मैं 2 लोगों का सर नाम खास तौर से लेना चाह रहा हूँ। एक विजय रूपानी जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, और नितिन पटेल जी, इन 2 लोगों का भी टिकट कटा और काफ़ी उस पर बातचीत हो रही है। ये कहा जा रहा है कि वो दोनों लोग नाराज़ हैं। क्या है, आप थोड़ा सा बताएं कि वो लोग खुश हैं, नाराज़ हैं, इच्छा से कटा, पार्टी ने टिकट कटा, या उन्होंने खुद क्यों पीछे कर लिया अपना हाथ? विजय भाई ने और नितिन भाई ने खुद ही बताया था कि हम वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, और विजय भाई को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है पार्टी का, और विजय भाई को सौराष्ट्र में जिम्मेवारी दी गई है, और इतने वरिष्ठ है कि उनकी चुनाव में बहुत वो दो टर्म हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे। तो सौराष्ट्र जोन में उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है, इसलिए पूरे सौराष्ट्र के चुनाव में उनका इनकी अहम भूमिका रहेगी। इसी तरह से नॉर्थ गुजरात से आते हैं नितिन भाई पटेल। नितिन भाई पटेल ने भी नॉर्थ गुजरात से, वो 1990 से विधायक रहे थे, तो अब उन्होंने खुद डिसाइड किया कि वो लड़ना नहीं चाहते हैं। अब उनकी फिर भी पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए वो पूरा जमकर लगे हुए हैं उत्तर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक चीज़ और मैं इसी से जुड़ा बस जानना चाह रहा था कि जैसे पार्टी जब बड़ी होती है, जैसा आपने कहा पार्टी बढ़ रही है, तो पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं उनकी भी अपनी इच्छाएं होती हैं, टिकट की उम्मीदें होती हैं, टिकट नहीं तो कहीं और पार्टी उनको अकोमोडेट करती है। तब जब बाहर से लोग आ गए, उनको टिकट दे दिया, तो उसको पार्टी कैसे मैनेज करती है आप लोग? क्योंकि वो तो मुश्किल होता होगा ना आप लोगों के लिए कि अंदर भाई वो टिकट की उम्मीद लगा के बैठा, बाहर से आया, किसी को मिल गया, और जिसको नहीं मिला वो सोचता है कि कहीं ना कहीं। तो जब इतनी बड़ी पार्टी है तो कैसे अकोमोडेट करती है पार्टी सबको? पार्टी में हर कार्यकर्ता को कुछ न कुछ काम दिया जाता है, और पार्टी का कार्यकर्ता जब चुनाव आता है तो बाकी चीज़ें भूलकर वही देखता है कि वो कमल के सिंबल पे लड़ने वाले को जिताना कैसे है, और वो सब लग जाते हैं अपने काम में। चुनाव के बाद पार्टी में भी उनको जिम्मेवारी दी जाती है, गवर्नमेंट में काम मिल जाता है लोगों को, और अलग अलग तरीके से पार्टी उनकी जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग करती है।
आपके बारे में आपके बारे में जितना भी मैंने लोगों से बातचीत की यहाँ पर, सबका आप भी बहुत योग्य उम्मीदवार थे, आप चुनाव भी लड़ सकते थे, कम से कम सरकार में ऐसे कई सारे विभाग है जिसको जिम्मेदारी भी आप संभाल सकते थे, पर आपने चुनाव नहीं लड़ा या पार्टी आपको चुनाव नहीं लड़ा रही। आपको खुद लगता था कि आपको लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए? नहीं, मुझे मेरा टेम्परामेंट शायद ऐसा है कि मैं विधानसभा लड़ने के काबिल नहीं हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। ये तो आपने पर पार्टी ने मुझे स्टेट फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनाया था, पार्टी ने कई कंपनियों में डायरेक्टर मुझे बनाया है, तो मुझे संतोष है, मुझे पार्टी ने ये बड़ी जिम्मेवारी दी है प्रवक्ता की, तो मुझे बिल्कुल ही आई एम सेटिस्फाइड और मैं अच्छी तरह से पार्टी का कुछ काम कर सकूँ उसमें आई एम ट्राइंग। एक फार्मूला सर थोड़ा सा मैं जानना चाह, अगर कोई फार्मूला है तो थोड़ा बताइए कि तमाम पार्टियों को हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कांग्रेस में या दूसरी और पार्टियों में, जैसे ही टिकट कटता है या इस तरह की स्थिति होती है तो लोग पार्टी छोड़कर बाहर चले जाते हैं। भाजपा में ये चीज़ नहीं होती, लोग बने रहते हैं। ये फार्मूला क्या है, कैसे मैनेज करते हैं आप? ये भारतीय जनता पार्टी बेसिकली आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है और आइडियोलॉजी से जुड़े लोग आते हैं, तो वो उनको थोड़ा बहुत कहीं व्यक्तिगत असंतोष भी हो जाए, वो उसके कारण पार्टी छोड़ने तक नहीं आते, दुखी भी होते हैं, वो घर बैठ जाते हैं 2 दिन, पार्टी के वरिष्ठ जाकर के उनके साथ बात करते हैं, उनको मना लेते हैं और वो आ जाते हैं वापस। पर ज़्यादातर तो जो कार्यकर्ता है उसको कहीं कोई नाखुशी हो उसकी, तो भी वो दूसरे दिन से काम पे लग जाते हैं और वो मैं बार बार देखते आया हूँ पिछले 30 साल में। थोड़ा सा चुनाव के और मुद्दों की बात करें, 27 साल का शासन हो गया आप लोगों का यहाँ पर, तो एक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कही जा रही है, और पिछला जो चुनाव रहा उसमें ये देखा गया कि पार्टी बड़े दिनों बाद डबल डिजिट में सिमट कर रह गई थी और काफ़ी ऐसी भी स्थिति आई, लगा कि पार्टी हार भी सकती है। तो इन पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा काम, अगर आप 2, 3 या 4 काम बता पाएं कि ये काम आपने किया जिसकी वजह से इस बार आपको लगता है कि पिछली बार जो बुरी स्थिति हो गई थी, जो डबल डिजिट हो गया था, उसको आप लोग पीछे छोड़ के बहुत आगे जा रहे हैं? एक तो मैं आपको बताऊं कि गुजरात में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे स्टेट में भी है, पर यहाँ पर गुजरात में पानी की बड़ी किल्लत थी कांग्रेस के टाइम में, और ऐसी हालत थी कि सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात में पानी के लेवल, अंडरग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहे थे और पानी पीने के लिए पानी वो टैंकर से भेजना पड़ता था और वो 4 दिन में एक बार टैंकर गांव में जाती थी, उसमें पानी चलाते थे लोग। आज ये हालत है कि नल से जल का जो प्रोजेक्ट है उसमें 100% कंप्लायंस हो चुका है, और नॉट ओनली दैट, पर नर्मदा प्रोजेक्ट जो 1964 में कांग्रेस ने शुरू किया था वो कंप्लीट नहीं किया फॉर वॉट एवर रीज़न, बहुत ज़्यादा अनेक कारण है, मैं नहीं जाऊँगा उसमें, परंतु एक प्रोजेक्ट 2014 में कंप्लीट हो गया। तो 2017 से जो पिछले 5 साल की आप बात करते हैं, 5 साल में पानी का इतना अच्छा मैनेजमेंट किया गया है और 69,000 किलोमीटर्स की पाइपलाइन नर्मदा की रखी गई है, जिसके कारण जहाँ पर पानी पीने को नहीं था वहाँ पर फार्मर 2 क्रॉप आसानी से लेते हैं आज साल में। तो इनकम भी ग्रो हुए हैं, पानी की सुविधा हो गई है, घर में पानी आता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दूर दराज के गांव में बहुत इम्पैक्ट करती है और उनको लोगों के लिए मायने रखती है, और इसका हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया। और नॉट ओनली दैट, ये अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नॉर्थ गुजरात में लगभग 60 फीट ऊपर आ गए हैं और सौराष्ट्र में 30 to 75 फीट तक अलग अलग जगह पर अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी ऊपर आए हैं। तो पानी का हमने एक बहुत अच्छा प्रबंधन किया है। दूसरी बात ये, अगर एजुकेशन में आपको बताऊं तो एजुकेशन में हमारे यहाँ एक पानी वाले से ही एक सवाल में जो, पर ये जो जिनकी बात कर रहे हैं, जो नहरों का सिस्टम है, कैनाल सिस्टम है और कनेक्टिविटी की चीज़ें, ये तो बहुत पहले से चल रही थी, ये कोई ऐसी परियोजना नहीं कि पिछले 5 सालों में हुई हो, तो ये तो बहुत सारी सरकारों के योगदान से हुआ होगा। 5 सालों में सौनी एक जो योजना है, सो सौराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे लेवल है जहां ऊपर नीचे से ऊपर पानी भेजना पड़ता है, तो वहां पर वो पानी भेजने का पूरा जो प्लान है वो सौनी योजना कहते हैं, SAUNI, उसके अंदर स्पेशल ऐसा मेहनत करके हमारे इंजीनियरों ने ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और ये पिछले 5 साल में हुआ है और उसका इफेक्ट सौराष्ट्र के बहुत सारे एरियाज में दिख रहा है। और बाकी आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशन में हमारे इस वर्ष जुलाई या अगस्त में प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया। ये सेंटर एक हमारा है, उसको विद्या नाम भूल गया, एक केंद्र है। अच्छा। जो जिसको पहले हम कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कहते थे, अब उसका एक अच्छा सा नाम दिया गया है। उसमें इस तरह की व्यवस्था है कि गुजरात में 50,000 से ज़्यादा जो स्कूल्स है गवर्नमेंट की, उसका पूरा मॉनिटरिंग यहाँ से होता है। और ये सेंटर में आपको देखने लायक है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप देखिए। वहाँ से अगर कोई
ट्राइबल एरिया में आज यहाँ से 400 किलोमीटर दूर कोई लड़का 5वीं कक्षा में पढ़ता है और वहाँ पर उसने मैथ्स के पेपर में फर्स्ट टर्म में क्या किया तो उसका रिपोर्ट यहाँ आ जाता है, यहाँ बैठे लोग देखते हैं और वो कहेंगे उसकी टीचर को कि भाई इसको ये चैप्टर मैथ्स के नहीं आते हैं। तो इस तरह की व्यवस्था पूरी आज इफेक्टिवली वर्क कर रही है। और जैसे अटेंडेंस की बात है तो टीचर अगर वहाँ स्कूल में पहुँचेगी तो जियो फेंसिंग किया हुआ है तो वहाँ उसके जाने के बाद ही उसकी अटेंडेंस मार्क होगी और ये सब यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी होता है। अच्छा। तो टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया है और उसके साथ ये पूरा जो शिक्षण व्यवस्था है प्राइमरी स्कूल की 1 से 12वीं कक्षा तक, वो सारी स्कूलिंग की मॉनिटरिंग यहाँ से होती है और उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए तरह तरह के एफर्ट किए जा रहे हैं जो सक्सेसफुल भी है। आपने स्कूली एजुकेशन की बात की, उसमें टेक्नोलॉजी और इन सब की, मैं थोड़ा हायर एजुकेशन की बात करूं तो पिछले 5 सालों में बार बार ये दिखा कि पेपर लीक हो जाते हैं। सरकार अच्छे से उन नौकरियों में के जो पेपर्स होते हैं, पेपर के उनके एग्ज़ाम नहीं हो पाते, एग्ज़ाम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, पेपर लीक हो रहा, पेपर की बिक्री हो रही है 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए। ये सिस्टम को सही करने में नाकामी क्यों हुई? ये सिस्टम सरकार कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर रही है और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस करते हैं और तीनों में आज ये व्यवस्था है कि पूरा जो भी टेस्ट लिया जाता है वो सीसीटीवी से मॉनिटर होता है हर सेंटर में और जो पेपर भेजने की व्यवस्था है सारी जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस तरह से की गई है। एक कुछ एबेरेशन है इसमें पर धीरे धीरे करके जैसे एक्सपीरियंस होता है पब्लिक आज गवर्नमेंट ने इस लेवल पर पहुंची है कि अब पेपर का लीक होना लगभग असंभव हो गया है। पर जो हुए उनके उसके बाद वो कैंसिल भी किए गए थे, जो प्रोसेस पूरा कैंसिल करके फिर से एक तो होता है सर कैंसिल कर दिया गया कि भाई लीक हुआ कैंसिल कर दिया, लेकिन जो उसके अपराधी थे उन तक पहुंच उनकी जवाबदेही फिक्स करना ये भी हुआ है, इनको अरेस्ट भी हुए हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे वो आज जेल में ही है और उनका केस चल रहा है। एक केस और आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा सर, क्योंकि जो इस पूरे चुनाव के दौरान वो सबसे डिबेटेबल मुद्दा रहा है वो मोरबी का जो हादसा हुआ। एक तो मोरबी के हादसे में 135 लोगों की जान गई, वो एक बड़ा वो घटना हुई, दुखद रहा। उसके जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी जिस कंपनी के पास ठेका था, उनके आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया, एक बड़ा मुद्दा है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, वो फरार हैं जिनका, और जो गिरफ्तारी हुई है वो बहुत निचले तबके के और गार्ड और इस तरह के लोगों को। ये चीज़ गड़बड़ी क्यों हो रही है सरकार? ये गड़बड़ी का सवाल नहीं है, ये देखिए बहुत FIR में भी उनका नाम दर्ज नहीं है, ये क्यों हुआ? बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और उसमें सबको दुख है, हमें भी दुख है। सवाल ये है कि जो लोग वहाँ पर देख रहे थे उनको तो पहले अरेस्ट करना ही था क्योंकि वो तो रिस्पॉन्सिबल प्राइमा फेसाई थे, परंतु उसके बाद भी अभी जांच चल रही है, SIT अपॉइंट की गई है। SIT अपनी कंप्लीट FSL को भी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी काम दिया गया है, उन्होंने भी रिपोर्ट दिया है, उसका असेसमेंट हो रहा है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। सारी इंक्वायरी करके जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, गवर्नमेंट ने बार बार एश्योरेंस दिए है, कोर्ट में भी एश्योरेंस दिए है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कंप्लीटली कड़ी से कड़ी सजा देने की व्यवस्था सरकार पर सर ऐसा कैसे होता है कि कुछ लोगों को तो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ लोगों के मामले में कहा जाता है कि जांच के बाद होगा? तो इससे सरकार का दोहरा ऐसी बात नहीं है। जो वहां पर हाजिर थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको तो इमीडिएटली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसका काम था, इसने नहीं किया, तो उसको इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन लिया गया। अब जब जांच होगी तब पता चलेगा कि कौन एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, और वो सारे लोग कोई गवर्नमेंट में भी होगा, कोई प्राइवेट होगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सरकार ने एश्योरेंस दिया है कि वो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और कोर्ट में भी काम अभी चल रहा है मामला। एक और मुद्दा है सर, आपकी इस 5 साल की सरकार में गुजरात लंबे समय से ड्राई स्टेट है। मतलब कुछ लोगों से तो मैं बात कर रहा था कि शुरू से लगभग ड्राई स्टेट ही रहा है, यहाँ पर कभी उसका कल्चर नहीं रहा। इसके बावजूद जहरीली शराब का कांड हुआ, यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। तो ये जो असफलता है, ये आपकी सरकार की असफलता है या किसी और की? नहीं, ये देखिए, कुछ अगर आप देखिए तो दुनिया के लगभग सभी देशों में प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग सब बैंड है, बहुत सारे देशों में, पर फिर भी वो चलता है। तो यहाँ पर इलिसिट लिक्वर जब भी, मतलब अभी पिछले 5 साल की आप बात करें तो इलिसिट लिक्वर के ऊपर जो भी इसका पेडलिंग करता है, जो कंज्यूम करता है, उसके लिए कानून बड़ा सख्त कर दिया गया है और वो पिछले 5 साल में हुआ।
और आज अगर कोई शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, इसको 5 से 10 साल की सजा इमीडिएटली करने की प्रोविजन है। तो ये सरकार देख रही है कि भी अगर प्रोहिबिशन है तो उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। अब कहीं ऐसे एबेरेशन, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, नहीं होने चाहिए, और सरकार ने उसके लिए जो भी एक्शन लेना था वो लिया है और उसके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चल रहा है। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी याद दिला दूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी 1990s में और 1995 के पहले 80s और 90s में लगभग हर साल इस प्रकार की घटना होती थी। और ये तो आप लेकिन इतिहास बहुत पुरानी देख बात हो गई, लीजिए, अभी 27 साल से बीजेपी तो के आपने- आने के बाद गुजरात में ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया है, बीजेपी के आने के बाद प्रोहिबिशन का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, फिर भी कहीं एबेरेशन होते हैं तो सरकार एक्शन लेती है। आखिरी में एक दो सवाल जो राजनीतिक माहौल है उससे जुड़ा, क्या लगता है आप के सामने कांग्रेस मुख्य चुनौती है या आम आदमी पार्टी मुख्य चुनौती? आपका मुकाबला किससे है? सिर्फ कांग्रेस से है। आम आदमी पार्टी ने शुरू में सोशल मीडिया में कोशिश की अपना प्रेजेंस मार्क कराने की, परंतु जब ग्राउंड पे फॉर्म नॉमिनेशन भरने का और कैंडिडेट खड़े करने की बात आई तो अब उन्होंने लोगों ने देख लिया कि भाई इनका कोई, ना तो इनके पास कोई प्रोग्राम है, ना तो इनके पास गुजरात के लिए कोई प्लान है, और ये ऐसे ही बातें करते हैं, नीचे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करने की इनकी क्षमता नहीं है। वो पंजाब में 9 महीने में लोगों ने देख लिया, दिल्ली में भी बड़ी खराब हालत है, वो लोगों ने देखा है। तो ग्राउंड पे आज मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी कहीं पिक्चर में है ही नहीं, और कांग्रेस डेफिनेटली हमारे सब लिए चुनौती है इन द सेंस कि भी वो हमेशा लाते ऐसी 30-40 सीटें ले आएंगे। अच्छा, उससे ज्यादा नहीं आपको लगता? पिछली बार तो 78 ले आए थे। नहीं, हम इस बार हमारा जो प्रीवियस सारे रिकॉर्ड है वो तोड़ देंगे डेफिनेटली। मुख्यमंत्री कौन होगा सर? आप लोग बहुत इस मामले को घुमा फिरा रहे हैं, साफ नहीं, बिल्कुल मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे नई सरकार में भी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर